Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is sound and its production from vibration. So basically जब कभी भी कोई भी मटेरियल अगर साउंड क्रिएट करता है तो वो साउंड कैसे क्रिएट करेगा? ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी. सो बेसिकली जहाँ कहीं भी साउंड क्रिएट हो रहा है, फ्रॉम देयर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. बेसिकली एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लूँ तो हम लोग थाली और स्पून को जब कभी भी एक दूसरे से कोलाइड करवाएंगे तब साउंड क्रिएट होता है, राइट. तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जब स्पून थाली से बचती है तब मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में होगी, तो ड्यू टू दैट मोशन इट हैव सम मैकेनिकल एनर्जी और फिर से हमें साउंड एनर्जी सुनने को मिलेगी, राइट. सो साउंड और उसके वाइब्रेशंस को कुछ एग्जाम्पल से अगर समझे तो फर्स्ट एग्जाम्पल में पहला मैं इलेक्ट्रिक बेल लूँगा. तो इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करता है? तो इलेक्ट्रिक बेल का जो रिंग है, जो डिस्क है, उस पर वो जो स्टील का बॉल है वो उस पर कोलाइड होगा. कॉलिजन से फिर साउंड क्रिएट होगा, राइट. तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. अब साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए. सो वी हैव, दैट्स वाई एटमॉस्फेयर साउंड को ट्रैवल करवाता है और उसी की वजह से वो साउंड वेव ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचता है, राइट. तो ये पूरी सिस्टम है. जब कभी भी इलेक्ट्रिक बेल के मेम्ब्रेन पे वो जो बॉल है, स्टील का बॉल है, जब वो कोलाइड करेगा, उस पर कॉलिजन होगा, तब साउंड क्रिएट होता है, राइट. ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल इज ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क की अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल कंस्ट्रक्शन लूँ तो ट्यूनिंग फॉर्क एक चिपिया जैसा होता है, राइट. तो उसके बेसिकली दो आर्म्स होते हैं जो कि यू शेप के होते हैं और ये हमारा हैंडल है. पूरा ट्यूनिंग फॉर्क एक स्टील का बना हुआ होगा. अब ट्यूनिंग फॉर्क को एक पहले हैंडल से पकड़कर उसको एक आर्म से हमें एक रबर पैड पे कोलाइड करवाना है. तो ड्यू टू कोलिजन ये वाइब्रेट करेगा. अब फिर वाइब्रेट करने के बाद हमें क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम लेके फिर उसके नज़दीक इसके आर्म को ले जाना है, जो भी वाइब्रेट कर रहा है उस आर्म को. जब हम लोग उस आर्म को ले जाएंगे तब ये जो पेंडुलम है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. तो यहाँ पर वो वाइब्रेशंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो इसका एक जो आर्म है जो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशंस उसके बाजू वाली एयर मॉलिक्यूल्स को देगा. फिर वो जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो आगे उसको प्रोपेगेट करेगा. फिर आगे ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स आगे ट्रैवल करवाते हैं इस वाइब्रेशंस को, एंड दैट्स वाई ये पेंडुलम भी वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ नज़दीक लेके आए हैं, तो जो भी काम यहाँ पर बाद में कर रहा है वो हमारा जो आजू बाजू में जो सराउंडिंग है वो काम पर लग जाता है, राइट. सो इस वजह से यहाँ पर जब कभी भी ये वाइब्रेट करेगा तब टिंग कर का आवाज़ आएगी. सो ये ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़ होगी, राइट. तो यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से? तो जब हम इसको कोलाइड करवाएंगे, कॉलिजन के बाद वो वाइब्रेट करती है. सो वाइब्रेशन इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो उसकी वजह से हमें वो आवाज़ सुनने को मिलेगी, राइट. ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल, सिंपल स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग को हम लोग एक टेंशन से रखेंगे, मतलब स्ट्रिंग्स को मैंने दो एंड से एकदम कंप्लीटली जोड़ दिया है. अब मैं यहाँ से इसको प्लग करूँगा. प्लग करने से पहले मैं एक कागज़ यहाँ पर, कागज़ को फोल्ड करके, छोटा सा एकदम छोटा सा कागज़ है उसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगा एज अ राइडर. तो जब कभी भी मैं इसको प्लग करूँगा तो ये जो स्ट्रिंग है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग.
उसका वाइब्रेशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से आवाज़ भी आएगी। जब कभी भी हम यहाँ पर ऊपर, जैसे कि मैंने पहले एक कागज़ रखा विच इज़ फोल्डेड, राइट, फिर मैंने इसको प्लग किया, तो पहले तो वो जो कागज़ है वो नीचे गिर जाएगा। गिरते समय यहाँ पर आवाज़ तो स्टार्ट हो ही जाएगी। जैसे कि हम किसी रस्सी को प्लग करते हैं, जैसे टंग करके आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ यहाँ पर भी सुनाई देगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई? तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रही है। ड्यू टू वाइब्रेशन हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के पास मैकेनिकल एनर्जी मौजूद है, राइट। ओके, देन फोर्थ वन, चौथा अगर हमें एग्जांपल लेना हो तो रबर बैंड। रबर बैंड को भी सेम हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रबर बैंड रख दूंगा, एकदम टाइट रबर बैंड है, यहाँ पर दोनों फिक्स्ड एंड्स हैं। फिर से यहाँ पर प्लग करवाऊँ तो क्या होगा? इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। फिर से जब कभी भी यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट होंगे तब आवाज़ भी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो दे वो ये है चौथा एक एग्जाम्पल। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, गिटार। ओके, गिटार में बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग थोड़ी ज़्यादा थिक होती है, एक स्ट्रिंग थिन होती है, एक उन दोनों के बीच वाली स्ट्रिंग होती है, राइट। तो यहाँ पर दोनों जगह से उसको फिक्स किया जाता है। अब गिटार में स्ट्रिंग भले ही एक जैसी मतलब कि मटेरियल सेम होता है स्ट्रिंग का, बट उनको या फिर थिक या फिर थिन या फिर मीडियम अलग अलग थिकनेस वाली स्ट्रिंग को जोड़ा हुआ रहेगा। तो अलग अलग थिकनेस होगी तो अलग अलग साउंड्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें जानने को मिलेगी कि थिकनेस पर भी साउंड डिपेंडेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल है, तो इलेक्ट्रिक बेल में हम लोग बड़ी सी डिस्क का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि ये जब बॉल है वो जब उसको टकराएगा तब बड़ी सी आवाज़ क्रिएट होगी। तो इलेक्ट्रिक बेल का यही एक प्रिंसिपल है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा सराउंडिंग में स्प्रेड होनी चाहिए। तो इसीलिए जितना बड़ा सरफेस रखेंगे उतनी ही आवाज़ ज़्यादा होगी। तो कभी कभी हमने टीवी या फिर रियल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर हमें बड़ी आवाज़ चाहिए तो एक बड़ा सा मेटल डिस्क हम लोग लगाते हैं, और उस पर एक बड़ी सी रॉड जब उस पर कोलाइड होगी तो बहुत बड़ी आवाज़ गूंजती है। तो बहुत जगह पर हमने ये देखा हुआ है। तो इसी वजह से एरिया हमने ज़्यादा रखा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में साउंड स्प्रेड हो सके, राइट। और ज़्यादा तो साउंड स्प्रेड होगा ही, वो ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? कि हम कितने फोर्स से कोलिजन करवा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर गिटार पर आ जाते हैं। तो जो जो थिक स्ट्रिंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, थिन स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि थिन स्ट्रिंग एक सेकेंड में बहुत बार वाइब्रेट करेगी, बट थिक स्ट्रिंग एक सेकेंड में इतनी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रिंग अलग अलग आवाज़ सुनने को मिलेगी, राइट। सो सिंपल, फिर से हम अगर साउंड एनर्जी पे आ जाए तो साउंड एनर्जी को बेसिकली ट्रैवल करने के लिए पर्टिकुलर सराउंडिंग चाहिए, पर्टिकुलर मीडियम चाहिए। वैक्यूम में कभी भी साउंड एनर्जी प्रोपेगेट नहीं हो सकती। इसका बड़ा सा एग्जांपल है सन से जो भी रेज आ रही है। अभी भी स्पेस में बहुत बड़ी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि जो बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं, बट उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। या फिर कोई अगर स्पेस शटल है, स्पेस में जा रही है, वो भी बहुत आवाज़ करेगी, बट उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि जहाँ पर आवाज़ हो रही है वो वैक्यूम मीडियम है, एंड वैक्यूम नेवर प्रोपेगेट साउंड एनर्जी। सो प्रोपेगेशन यहाँ पर ही होगी जहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर वाटर मीडियम है, जहाँ पर ऑयल मीडियम है, जहाँ पर कोई भी मीडियम आप ले सकते हो। पानी में भी साउंड एनर्जी प्रोपेगेट हो सकती है, बट पानी में एयर मीडियम से कम साउंड एनर्जी प्रोपेगेट होगी, क्योंकि पानी में जब कभी भी साउंड एनर्जी प्रोपेगेट होगी
तब वाटर मॉलिक्यूल्स उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसकी एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाएगी. सो ऑलवेज साउंड एनर्जी हैव टू प्रोपेगेट इन सम मीडियम, राइट? So sound and its production from vibration. That's it for today now. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.